मित्रों नमस्कार। मैं अशोक पांडे अनहद और पुनः आपसे वार्ता करने के लिए उपस्थित हूँ। पिछला जो वीडियो आपने देखा था नेताजी से संबंधित, उसमें था कि 16 और 17 जनवरी की रात 1941 को नेताजी अपने एल्गिन रोड कलकत्ता से किस तरह अपने भतीजे श्री शिशिर बोस जी के साथ निकले और धनबाद, गोमोह, पेशावर होते हुए अंततः काबुल पहुँचे। काबुल से आगे की बात मैं आपको बताता हूँ कि काबुल पहुँच गए थे वो। उस वीडियो में आपने देखा नेताजी किस तरह काबुल तक पहुँचे। अब काबुल की स्थिति और उसके बाद की बात मैं आपसे शेयर करता हूँ, साझा करता हूँ। उससे पहले मेरा एक दोहा जो अभी लिखा कि नहीं चले उस पथ कभी, नहीं चले उस पथ कभी जिस पर बिखरे फूल। हमारे नेताजी कि नहीं चले उस पथ कभी जिस पर बिखरे फूल, निर्भय हो चलते रहे जिन राहों में शूल। निर्भय हो चलते रहे जिन राहों में शूल। और एक संपन्न, एक अच्छे परिवार में पैदा होने के बावजूद, आईसीएस जैसी राजसी नौकरी उस समय में प्राप्त कर लेने के बावजूद जिन्होंने कांटों वाली राह चुनी वो थे हमारे परम प्रिय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि भगत राम जी जो कि रहमत खां की भूमिका में थे और हमारे नेताजी जो कि जियाउद्दीन की भूमिका में गूंगे बहरे पठान का रोल कर रहे थे। और ये लोग मैंने बताया कि कठिन यात्राओं, कठिन संघर्षों से होते हुए किस तरह काबुल तक पहुँचे थे। काबुल में लाहौरी दरवाजे के पास काफ़ी प्रयास के बाद एक सराय मिली जिसमें घोड़े, ऊँट, खच्चर आदि बांधे जाते थे। गंदा स्थान था यद्यपि वो, फिर भी वहाँ रहने की इनको एक व्यवस्था बन गई। किराया जो दिए हों उस समय एक कमरा मिला, ये दोनों लोग रहने लगे और वहाँ से अपनी आगामी गतिविधियों को क्रियान्वित करने वाले थे। इसी बीच एक दिन एक अफ़गानी पुलिस वाले की नज़र पड़ गई इन लोगों पर। वो परेशान करने लगा। आया, नेताजी के न बोलने पर उसने भगत जी से कहा, रहमत मियाँ से, कि ये तुम्हारा भाई बोलता क्यों नहीं। तो वो बताया कि ये गूंगा बहरा है और इसको मैं जियारत कराने के लिए सखी साहब जाने के लिए आया हूँ और थोड़ा सा मौसम ठीक हो तो इनको लेके मैं आगे जाता हूँ। वो पुलिस वाला, उसको शक हुआ, जासूस टाइप का था वो। उसने कहा चलो, ये सच्चो साहब बुला रहे हैं, थाना प्रभारी महोदय आप दोनों भाइयों को बुला रहे हैं, चलिए। और उसकी नज़र पड़ी सुभाष बाबू की कलाई पर बंधी सोने की घड़ी पर। वो घड़ी आईसीएस की परीक्षा पास होने के उपरांत पुरस्कार स्वरूप नेताजी के पिताजी श्री जानकीनाथ बोस ने इन्हें दी थी। घड़ी देखा, उसने कहा घड़ी तो बहुत सुंदर है भाई, देखें ज़रा। देखा और उसने ले लिया। नेताजी ने भी उसको इशारे से घड़ी दे दी, जाए ये पिंड छोड़े। घड़ी लेके चला गया वो। इधर रहमत मियाँ नेताजी के निर्देशानुसार रूस के दूतावास की खोज में लग गए कि रूस दूतावास कहाँ पे है। और दुर्भाग्य की पश्तो भाषा नेताजी को आती नहीं थी और संभवतः भगत राम जी को आती थी कि नहीं। भगत राम जी कई दिन तक वो दूतावास खोजे, रूसी दूतावास, लेकिन वो मिला नहीं। और दूसरे तीसरे दिन वो पुलिस वाला फिर आ फटका, फिर वही ब्लैकमेलिंग और 5 रुपया उस समय जो अफगानी चलता था, इन्होंने फिर उसको देके अपना पिंड छुड़ाया। वो पुलिस वाला दूसरे तीसरे दिन आ जाता और कुछ रुपए वसूल कर
अफ़गानी रुपए उस समय 5 रुपए, 5-5 रुपए कई बार ले गया, 3-4 बार ले गया वो। उस सराय में नेताजी लगभग 12 या 13 दिन ठहरे थे। तो उन्होंने भगत राम जी से कहा कि भगत राम, अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, कोई और स्थान तलाशा जाए। तो भगत राम जी उत्तम चंद्र मल्होत्रा के बारे में जानते थे कि वे काबुल में दुकान करते हैं, और उन्हें खोजने में लग गए। अंततः उत्तम चंद्र मल्होत्रा जी की दुकान पर पहुँचे वो। उस समय वो मौजूद नहीं थे, बाद में मिले हैं। भगत राम जी ने उत्तम चंद्र मल्होत्रा जी से कहा कि आपके घर में एक बहुत ही विशिष्ट मेहमान हैं, अतिथि हैं, उनको रोकना चाहता हूँ। तो मल्होत्रा जी पूछे कि आखिर हैं कौन, नाम तो बताइए। तो इन्होंने बताया। अवाक रह गए उत्तम चंद्र मल्होत्रा, क्योंकि ये बहुत ही हाईलाइट मामला था उस समय कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने घर से फरार हो चुके हैं और अंग्रेजी पुलिस उन्हें तलाश रही थी ज़ोर शोर से। बड़ा रिस्की काम था ये, अपने घर में पनाह देना नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्ति को उस समय। लेकिन धन्य है उत्तम चंद्र मल्होत्रा जी, उन्होंने नेताजी को स्वीकार किया अपने यहाँ, कहे कि लेकर आइए। भगत राम जी गए। बहुत ही बर्फीली सर्दी पड़ रही थी उस समय, और बर्फ़ चारों तरफ, गलियों में कीचड़ हुआ था। बहुत ही बुरा हाल था काबुल का। वैसे भी बहुत डेवलप, बहुत विकसित तो था नहीं। तो कीचड़ और बर्फ़ से पटी पड़ी गलियों से होकर उस पुलिस वाले से बचते बचाते उस सराय से निकालकर भगत राम जी और उत्तम चंद्र मल्होत्रा जी नेताजी को लेकर उत्तम चंद्र मल्होत्रा के घर में आए। नजरें बचाकर, विशेष रूप से मल्होत्रा जी ने ध्यान रखा कि आस पड़ोस का कोई देख तो नहीं रहा है, क्योंकि बर्फ़ तो पड़ ही रही। हर व्यक्ति अपने घरों में कैद था। बचते बचाते नेताजी को मल्होत्रा जी अपने घर तक लाने में सफल हुए। कई दिन तक तो मल्होत्रा जी ने अपनी धर्मपत्नी से भी ये चीज़ नहीं बताई थी कि नेताजी अपने घर में हैं। उन्होंने ये बताया था कि ये मेहमान है, खाना पीना देती थी वो। लेकिन जब 2-3-4 दिन बीत गया तो उन्होंने पूछा कि ये मेहमान है कौन, आप बताते क्यों नहीं। नाराज़ हुई। तो उत्तम चंद्र मल्होत्रा ने बताया कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। वो अवाक रह गई, अरे इन्हें तो ब्रिटिश पुलिस तलाश रही है। लेकिन ठीक है, मैं भी पत्नी धर्म निभाऊंगी आपके साथ, और नेताजी जैसे व्यक्तित्व को कोई जान नहीं पाएगा कि हमारे घर में है। ठीक है, उनको रहने दीजिए अपने घर में। मल्होत्रा जी अपनी दुकान पर जाते तो उस कमरे में ताला बंद करके जाते हैं, जैसे कभी कोई अड़ोस पड़ोस का कोई अचानक आ भी जाए तो उस कमरे की तरफ ना जा सके, गोपनीयता भंग ना हो सके। इस उद्देश्य से उन्होंने उसमें जब भी निकलते मल्होत्रा जी ताला लगा जाते घर में, और भगत राम जी में रूसी दूतावास की तलाश में रहते। जब रूस का दूतावास इन्हें नहीं मिल पाया भाषा की समस्या के चलते, तो नेताजी ने कहा कि आप जर्मन दूतावास में जाइए और उनसे बताइए। भगत राम जी भी होशियार व्यक्ति थे। जर्मन दूतावास गए। वहाँ उन्होंने बताया कि मैं अंदर बहुत ही गोपनीय और ज़रूरी काम से किसी अधिकारी से मिलना चाहता हूँ। तो उन्हें जर्मन दूतावास के प्रमुख अधिकारी श्री पिलगर जी से मिलाया गया। भगत राम जी मिले और उन्होंने उनसे नेताजी का संदेश कह सुनाया, और ये भी बताया कि एक गोपनीय जगह पर वो यहीं काबुल में ही ठहरे हुए हैं। पिलगर जी ने कहा कि ठीक है, मैं नेताजी का संदेश बर्लिन भेजता हूँ, और वहाँ से कुछ उत्तर आने की प्रतीक्षा मैं भी करता हूँ और आप भी करिए। कुछ समय बाद भगत राम जी संपर्क में रहे बराबर, 2-4-6 दिन, हफ्ता जो समय लगा हो।
बर्लिन से संदेश आया तो उन्होंने सुझाव दिया कि आप इटली दूतावास के अधिकारी अल्बर्टो कोरोनी जी से मिलिए। दोनों देशों में आपस में वार्ता हो गई है। भगत राम जी नेताजी का संदेश लेकर कोरोनी से मिले। कोरोनी ने समस्त सूचनाएं रोम भेजी, यानी इटली भेजी। वहाँ से भी सकारात्मक जवाब मिला और जवाब के साथ साथ नेताजी को रोम ने बधाई इस बात की दी कि आप अंग्रेज़ों की कैद से निकलकर सुरक्षित काबुल आ गए, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जर्मनी तथा इटली की सरकारों ने नेताजी को रूस के रास्ते जर्मनी ले आने का मन बनाया। रूस से वार्तालाप हुआ, यद्यपि रूस का सकारात्मक जवाब मिलने में थोड़ा समय लगा। रूस स्थित इटली दूतावास के अधिकारी ओलंडो मैजोटा के नाम पर नेताजी को रूस में प्रवेश कराने की सहमति बनी। इधर रणनीति के अनुसार काबुल यानी अफगानिस्तान में इटली दूतावास के अधिकारी अल्बर्टो कोरोनी की पत्नी ओलंडो मैजोटा का वो पारपत्र या पासपोर्ट जिसे कहते हैं, वो लेकर उत्तम चंद्र मल्होत्रा की उस दुकान पर आईं। सोचिए नेताजी क्या क्या कर सकने में सक्षम थे। उनके लिए एक विदेशी बड़े दूतावास के बड़े अधिकारी की पत्नी एक साधारण सी दुकान पर वो पासपोर्ट लेकर आती है। उस पासपोर्ट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फ़ोटो चिपकाया गया, यानी वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रूप में यात्रा नहीं कर रहे थे, ओलंडो मैजोटा के नाम पर यात्रा कर रहे थे और नाम ओलंडो मैजोटा का, फ़ोटो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। अब यहाँ से नेताजी को गूंगे बहरे पठान की भूमिका से निजात मिलनी थी और वह अब एक ब्रिलियंट ओलंडो मैजोटा के रूप में उपस्थित होकर जर्मन तक की यात्रा करने वाले थे। पासपोर्ट तैयार हो गया तो 17 मार्च 1941 को इटली दूतावास के प्रमुख अधिकारी श्री क्रोसनी जी, उनके आवास में नेताजी अतिथि के रूप में पधारे। 18 मार्च को 3 जर्मन साथियों के साथ नेताजी की यात्रा का शुभारंभ होता है। आपको बताऊं कि नेताजी कुल मिलाकर आप विचार करें कि 18 मार्च यानी 18 दिन, ये फरवरी का पूरा 28 दिन, 28 10 38, यानी कुल मिला के लगभग 43 दिन ये अफ़गानिस्तान के काबुल में गुजारे हैं नेताजी ने। 18 मार्च को इनकी यात्रा शुरू होती है। सड़क मार्ग से काबुल से उनका प्रस्थान हुआ रूसी सीमा की ओर। वह समरकंद नामक एक स्थान पर पहुँचे और समरकंद से उनकी यात्रा प्रारंभ होती है ट्रेन के द्वारा। अपने 3 जर्मन साथियों के साथ ओलंडो मैजोटा रूस की सीमा में प्रवेश करते हैं और 2 दिन की यात्रा उस ट्रेन में होती है उनकी। रूस यानी राजधानी मॉस्को में जर्मनी के राजदूत थे श्री शूलेनबर्ग जी। शूलेनबर्ग के अतिथि बने हमारे नेताजी। बहुत स्वागत सत्कार किया उन्होंने, बहुत सम्मान दिया उन्होंने। 12 या 13 दिन हमारे नेताजी रूस में रुके और उन 13 दिन में इनकी क्या गतिविधियां रहीं, फिलहाल उसकी तो चर्चा बिना जानकारी के करना उचित नहीं होगा।
क्या ये 13 दिन में ही उन्होंने स्टालिन से भी मुलाकात कर ली थी? क्योंकि कहीं मैंने ये चीज़ पाई नहीं, इसलिए उसकी चर्चा फिलहाल इसमें नहीं करूँगा। 13 दिन रुकने के बाद हमारा वो परमवीर, यशस्वी, पराक्रमी नेता, जिसे हम बाद में नेताजी के रूप में जाने, जर्मनी से ही उन्हें नेताजी के नाम से जाना गया, 3 अप्रैल 1941 को मॉस्को से अपने लक्ष्य बर्लिन की ओर प्रस्थान करते हैं। बर्लिन के एक बेहद खूबसूरत, बड़े और सम्मानित होटल एक्सेल्सियर में नेताजी को एक विशेष अतिथि के रूप में ठहराया जाता है और उसके बाद नेताजी की अग्रिम यात्रा यहाँ से शुरू होती है। उसकी चर्चा किसी अन्य वीडियो में करूँगा। ये मेरा मुख्य उद्देश्य था कि नेताजी 16-17 जनवरी 1941 की रात को नज़रबंदी से अपने कलकत्ता स्थित आवास से किस तरह से निकलने में सफल हुए और बचते बचाते भारतीय सीमा को, जबकि उनके पीछे पूरा पुलिसिया तंत्र था, खुफिया तंत्र था, लेकिन फिर भी कोई सूंघ तक नहीं पाया कि नेताजी इस रास्ते से गए होंगे। दूसरे रास्तों पे उनको मारने की योजना बना रही है जो ब्रितानी सरकार थी भारत में, और नेताजी सफलतापूर्वक काबुल में दाखिल हो जाते हैं। काबुल में 43 दिन रुकते भी हैं और फिर वहाँ से वो अपने लक्ष्य जर्मनी तक पहुँचने में सफल होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।